हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 3 में हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कैसे क्या-क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे हम साइबर क्राइम को पकड़ने में हमें चैलेंज आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स और पर्सिस्टेंट चैलेंज हो गया आजकल के ज़माने में। तो जो इसमें चैलेंजेज़ है वो मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। लीगल सिस्टम्स हमारा ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या-क्या प्रॉब्लम है और ह्यूमन बिहेवियर एंड एथिक्स में क्या प्रॉब्लम है एंड इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्या वो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने में हमें मुश्किलें आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेज़ से, ठीक है? तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में सबसे पहले है रैपिड एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आजकल तरह-तरह की चीज़ें एआई है, आईओटी है, क्लाउड है, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है अक्सर बहुत ही लैग कर जाता है इनोवेशन के मामले में, ठीक है? क्योंकि इनोवेशन के साथ-साथ हमें सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करनी होती है, बट ऐसा हो नहीं पाता, इनोवेशन बहुत आगे चला जाता है और सिक्योरिटी वाला पोर्शन ब लोग बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ साइबर क्राइम करने का जगह ढूँढ लेते हैं। ठीक है? तो कांस्टेंट अपडेट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं रैपिड एडवांसमेंट के साथ। नाउ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, नाउअडेज़ जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, वो इंटरकनेक्टेड है, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, तो अटैक का सरफेस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है और वो एक जो कमज़ोर लिंक है वही पूरे के पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजिकल में। और भी देख लेते हैं जैसे सोफिस्टिकेशन एंड एनोनिमिटी, ये इससे क्या-क्या चीज़ें बढ़ी हैं। जैसे सोफिस्टिकेटेड अटैक हो गए हैं, जैसे एपीटीज़, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। ये जो हैं, ये थ्रेट होते हैं कि किसी सिस्टम में कोई अटैक हो गया, कोई साइबर क्राइम हो गया, कहीं का डेटा लीक हो रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन तक वो हिडन है, चुपचाप काम करते रहते हैं। देन ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट हो गया है। अटैक जो है वो मतलब फिक्स जब तक उसका कुछ मिले उससे पहले अटैक हो जाता है। फिर मल्टी स्टेज मैलवेयर, मैलवेयर जो है मल्टीपल स्टेज हो गए, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है, एक स्टेज से आप पता नहीं लगा सकते। साथ ही साथ ये एन्क्रिप्शन एंड एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि कोई भी अटैक होता है उसमें एन्क्रिप्टेड रहता है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी को ढूँढ पाना बहुत ही मुश्किल है। डार्क वेब एंड वीपीएन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डार्क वेब वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू क्रिमिनल्स एक्टिविटी करते हैं, कहीं भी कुछ हैकिंग वगैरह करते हैं और उनका पता लगाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। देन ट्रैकिंग और एट्रिब्यूशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पता ही नहीं चलता है कि कौन-सा अटैकर कहाँ बैठा है, कहाँ का सिस्टम यूज़ कर रहा है, कहाँ का वीपीएन यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है चैलेंज में आ जाती हैं टेक्नोलॉजिकल चैलेंज में। अब आते हैं लीगल एंड ज्यूरिडिक्शनल हर्डल्स में, क्या-क्या लीगल एंड ज्यूरिडिक्शनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो कोई यूनिफ़ॉर्म लॉ नहीं बना है अभी तक जो साइबर क्रिमिनल के लिए हर जगह एक समान लग सके। तो ग्लोबली ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिफ़ॉर्म लॉ बनाना है। देन ज्यूरिडिक्शनल इश्यू आते हैं, कहीं भी कुछ भी साइबर क्राइम होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि जिसने जिस कंट्री में बैठ के किया है वो पुलिस उसको छानबीन करेगी या जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो करेगी या जहाँ का वीपीएन यूज़ हुआ है वो करेगी। ठीक है? ये तीनों 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। देन डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डिजिटल एविडेंस को आसानी से अल्टर किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर स्टोर किया जा सकता है, तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम एविडेंस निकालें, क्योंकि बिना एविडेंस कहीं पे भी हम किसी को क्रिमिनल नहीं ठहरा सकते। देन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, कई बार तो जो हमारा एविडेंस है उसको डिसअपीयर कर दिया जाता है वारंट निकलने से पहले और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है हमें चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें कॉम्बैट करने में साइबर क्राइम को रोकने में काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है, लीगल एंड जुरिडिक्शनल वाली। देन ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज क्या-क्या है? इंटरनल वीकनेस, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, ठीक है? एम्प्लॉयी को पता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ठीक-ठाक से, पासवर्ड्स भी कई बार वीक रख लेते हैं और सोशल इंजीनियरिंग ससेप्टिबिलिटी तो रहती ही है। देन स्किल शॉर्टेज, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की अभी भी कमी है। देन इनएडेक्वेट पॉलिसीज़, बहुत बार सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से भी ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है कई बार सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो लोग कॉस्ट की वजह से ये सिक्योरिटी वाला पोर्शन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। नाउ ह्यूमन एलिमेंट क्या-क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर क्राइम होने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो ह्यूमन का खुद का होता है। सो बिहेवियर एंड साइकोलॉजी अभी भी है, लोग ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा बिना देखे, बिना सुने, बिना कहीं भी जाँच-पड़ताल किए लोगों पे। इस वजह से उनके ट्रस्ट का और क्यूरियोसिटी और फ़ियर और ग्रीड इन सब का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, अभी भी लोगों को साइबर क्राइम के बारे में उतना पता नहीं है। बहुत लोगों को कि सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, सोचना है वेरिफाइड सोर्स से आया है कि नहीं, अपना कहीं भी पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना है, ओटीपी, पिन वगैरह नहीं देनी है किसी को। देन वल्नरेबिलिटी जो है सिस्टम में बढ़ गई है, तो उसको ध्यान देना है, टाइम टू टाइम मोबाइल को भी अपडेट करना है, पैच मैनेजमेंट करते रहना है। तो ये
सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे विक्टिम जो है उसको स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जायटी हो जाती है, डिजिटल सिस्टम में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब ह्यूमन एलिमेंट है साइबर क्राइम में। नाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या-क्या होता है साइबर क्राइम की वजह से? तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इसके लिए क्योंकि है कि या तो किसी इंसान के साथ हो या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हो, पैसे का तो उसको लॉस हो ही जाता है। देन बिज़नेस में क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट हट जाता है किसी पर्टिकुलर बिज़नेस से अगर कहीं की डेटा लीक हो गई हो तो। उसका ब्रांड का रेपुटेशन खराब हो जाता है और उसपे लीगल पेनल्टीज़ भी लग जाती है। देन रिस्पॉन्स कॉस्ट जो है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, लीगल कंसल्टेशन इस सब में बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो ये सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो कि साइबर क्राइम से कॉम्बैट करने में हमें बहुत कई बार तकलीफ देती है। देन लॉ एनफोर्समेंट एंड एथिकल डायलेमा क्या-क्या है? सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ क्या प्रॉब्लम है? सो लिमिटेड एक्सपर्टाइज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पुलिस वाले हैं या पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे साइबर एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हों। उसमें अभी भी थोड़ी-सी एक्सपर्टाइज़ की कमी है। देन इंटरनेशनल इश्यू हैं, क्रॉस बॉर्डर जो है वो पॉलिसी एक जैसी नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन कैसे किसको सपोर्ट करेगा। देन रिसोर्स जो है बहुत ही लिमिटेड है, स्टाफ की शॉर्टेज है, इस वजह से भी साइबर क्राइम को पकड़ने में, ट्रेस करने में दिक्कतें आती हैं। देन एथिकल चैलेंज क्या आते हैं? प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी। कई बार लोग इसे प्राइवेट मैटर बोल के कई बार साइबर क्राइम को रिपोर्ट भी नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं कि हम अपनी प्राइवेसी को ये नहीं इन्वेड नहीं होने देंगे, ठीक है? एंड एथिकल यूज़ पे भी क्वेश्चन उठता है कि कैसे कि कहाँ तक हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के यूज़ को एथिकल मानें और कहाँ से वो एथिकल खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से भी चीज़ें कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। नाउ इमर्जिंग टेक एंड प्रिवेंशन। तो इमर्जिंग टेक की वजह से चीज़ें काफ़ी खराब हो गई है, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है और चैलेंज आ गए हैं। जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स में आईओटी जो है, वो जितने डिवाइस हैं, ड्रोन्स हैं, सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, इन सब में सिक्योरिटी की कमी रहती है, बहुत बार ये सब हैक कर लिए जाते हैं। देन एआई का यूज़ किया जा रहा है ऑटोमेटिक अटैक करने के लिए, रियलिस्टिक फिशिंग करने के लिए। देन क्लाउड का यूज़ होता है कि क्लाउड में जो है, वो वहाँ पे डेटा का कुछ मिसयूज़ वहाँ से कर लिया जाता है, ठीक है, साइबर क्राइम में। देन प्रिवेंशन चैलेंज में क्या-क्या है? डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग अटैक, पता नहीं चल पाता है कि अटैक होने वाला है, नहीं होने वाला है क्योंकि रैपिड थ्रेट इवोल्यूशन हो गया है और हम बेस्ट प्रैक्टिस जो हैं साइबर क्राइम के, उसको अडॉप्ट करने से अभी भी पीछे रह जा रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि अभी करंट सिनेरियो में कौन-सा हमें टेक्नोलॉजी, कौन-सी तरह की सिक्योरिटी मैकेनिज़्म यूज़ करनी चाहिए ताकि साइबर थ्रेट से बच सकें। अब केस स्टडी एंड स्ट्रैटेजी थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए केस स्टडी है फिशिंग का, ठीक है? ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन के वल्नरेबिलिटी को, उसके ग्रीड को, उसके लालच या उसके डर को यूज़ करके हम किसी चीज़ का लोभ देके या डर दिखा के पैसे उससे ऐंठ सकते हैं। देन स्ट्रैटेजी क्या-क्या करते हैं ये लोग, हम इसे साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने में क्या-क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। साइबर लॉज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एजुकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी का मैटर भी स्ट्रॉन्ग हो सके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ा सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हमें जो है वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए, तो हमें जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, लॉज़ और स्ट्रॉन्ग करने होंगे ताकि हम साइबर रिस्क को कम से कम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंज में थी साइबर क्राइम के। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स